हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमें पता है कि 16 फरवरी को हमारा बायोलॉजी की एग्ज़ाम आने वाली है। तो इसी को देखते हुए हमने एक यूट्यूब पर वीडियो सीरीज चलाने का सोचा कि एग्ज़ाम के दौरान जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे कि इस कंप्लीट जो बुक्स में कोशिश करेंगे कि 16 तारीख तक हम इन सब चीज़ों को कवर करें एग्ज़ाम से पहले पहले। तो कुछ टॉपिक्स को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस वीडियो सीरीज के अंदर टारगेट हमारा ये रहेगा कि कंप्लीट जो है 16 तारीख तक हम ज़्यादातर चीज़ों को इसके अंदर कवर करें। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम फोकस करते हैं जो हमारा आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्मेटोजेनेसिस। उसकी प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा और कौन कौन सी चीजें होंगी। किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके लिए हम आज उस टॉपिक को समझने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्ट अलोंग विथ एसेसरी डक्ट ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, एक टेस्टिस का पेयर है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ, मतलब एक टेस्टिस का पेयर है जिसके साथ साथ कुछ एसेसरी डक्ट्स, कुछ ग्लैंड्स और कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है लगे हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो द टेस्ट आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। सारी चीजों को देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब टेस्टिस कहाँ होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होंगे, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे और इसकी आउटर लेयर को हम क्या कह रहे हैं, एक कवरिंग है, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या है, एक कवरिंग है जो टेस्टिस को कवर करके रख रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो टेस्टिस है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमें जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये कम मेंटेन रखता है। मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ये जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम रखता है। ये काम होता है जो स्क्रोटम है उसका। और ये किसके लिए होता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। मतलब हर एक जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ जो है टेस्टिकुलर कुछ कंपार्टमेंट होंगे जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का है कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये आप देख सकते हैं ये टेस्टिस के अंदर बहुत ज्यादा कॉइल्ड रीजन हमको देखने को मिलता है। मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बहुत ज्यादा इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होगा दोस्तों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये पॉइंट जो है ध्यान रखने का है। मतलब यहाँ पर हमें समझ आता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। अभी ध्यान रखने की चीज है, एक तो हमारा हो जाता है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और दो टाइप की सेल। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो टाइप की सेल बनेगी। एक सेल होगी जर्म सेल और दूसरी सेल होगी सर्टोली सेल्स। ये ध्यान रखने की चीज है। क्या बोल रहे हैं, देखिए, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन द इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल। मतलब जो
हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट वन इज जर्म सेल एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल। जर्म सेल नाम से हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, ये पूरे के पूरे वर्ड्स जो है एनसीईआरटी के हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, मतलब जर्म सेल को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया भी कहेंगे। तो जो जर्म सेल है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, एक जो स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली जर्म सेल बनेगी और दूसरी बनेगी सर्टोली सेल। अब हम इनके जरा फंक्शन देख लेते हैं। अब हम जरा इसके फंक्शन देख लेते हैं कि इनके एक एक के जो है फंक्शन क्या होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या चीजें हमने देखी। हमने सबसे पहले देखा कि हर एक जो टेस्टिस है, टेस्टिस एक स्क्रोटम से कवर है। स्क्रोटम मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, जिसका काम हमने देखा था कि ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो टेस्टिस है उनके टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रख रहा है। ठीक है, स्क्रोटम का काम देखा था दोस्तों हमने। इसके बाद हमने यह देखा कि इसके अंदर कुछ हर एक जो टेस्टिस है उसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं और ये 250 कंपार्टमेंट में हर कंपार्टमेंट में 1 to 3 जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। और उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हमने देखा दोस्तों। दो टाइप की सेल कौन कौन सी होगी, सबसे पहली सेल होगी जर्म सेल, जो जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाएगा, और यही जाके आगे चल के क्या बनाएगी, यही जाके स्पर्म बनाएगी। और दूसरी सेल का नाम होगा क्या, दूसरी सेल का नाम होगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या काम है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों के फंक्शन। द मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें मियोटिक डिवीजन करना होगा। ठीक है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें मियोटिक डिवीजन करना होगा। क्यों, क्योंकि मियोटिक डिवीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें ध्यान है कि हम क्या कर रहे हैं, जो जर्म सेल है उसका मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मियोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। माइटोटिक डिवीजन में सेम टू सेम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की एक नॉर्मल सेल है, वो अगर डिवाइड हो रही है माइटोसिस से, तो उससे आने वाली जो सेल होगी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई सेल मियोटिकली डिवाइड हो रही है ह्यूमन की सेल, तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। मतलब कहने का कि हम सेल्स को देखते हैं, एक सेल होगी हैप्लॉइड, आपने ये देखा होगा NO2N। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, टॉपिक से हट के कुछ चीजों को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सेल का नाम होगा हैप्लॉइड। क्या नाम होगा दोस्तों, हैप्लॉइड होगा। और इसका नाम होगा डिप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का डिफरेंस हम देख लेते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या डिफरेंस आएगा दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली कि जब हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल होगी, एक तो होगी जर्म सेल और दूसरी होगी वेजिटेटिव सेल। कौन कौन सी सेल मेरे साथ बोलेंगे, एक होगी जर्म सेल और दूसरी होगी वेजिटेटिव सेल। जर्म सेल का काम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस से ये बनेगी जर्म सेल, और इनका फिजन होगा, फिजन करके जाइगोट बनाएगी, जाइगोट बना के एम्ब्रायो बनाएगी, और एम्ब्रायो बना के जो है जनरेशन को जो है कंटिन्यू करेगी। ये काम हो जाता है जर्म सेल का। दूसरी सेल की बात करें तो दूसरी दोस्तों होती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब ऐसी सेल जो बॉडी बनाएगी, सीधी सीधी बात है, ऐसी सेल जो बॉडी बनाएगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन की सेल हो जाती है, ब्लड की सेल हो जाती है, बोन की सेल हो जाती है, हेयर की सेल हो जाती है। ये जितनी भी सेल है ये होगी वेजिटेटिव। और जितनी वेजिटेटिव सेल है सभी का स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, सभी डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाएंगे। और जितनी जर्म सेल है, मतलब अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर एग सेल कैसी होगी दोस्तों, हैप्लॉइड सेल। लेकिन अगर हम हमारी बॉडी की सारी बॉडी की जो सेल्स है उसकी अगर हम बात करें तो सारी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। 2N स्ट्रक्चर जो है हमको देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अब हमको इन सब चीजों से एक चीज समझ में आ गई कि जो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन में मतलब अगर कोई ह्यूमन की 46 क्रोमोसोम वाली सेल है तो वो जब डिवाइड होगी तो उससे बनने वाली जो सेल्स रहेंगी उनके अंदर 23 क्रोमोसोम जो है रहेंगे। ये हो जाता है मियोटिक डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे आधे। और
हमने बात की कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, मतलब मियोटिक डिवीजन किसके लिए होगा, तो मियोटिक डिवीजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोटिक डिवीजन के पीछे एक रीजन है कि ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोटिक डिवीजन ही होता है। इसको जरा समझते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर नॉर्मल केस में अगर हम देखें, ये थोड़ा सा याद रखने का पॉइंट है कि अगर किसी केस में मान लो कि ये ह्यूमन की सेल, अब ये 46 क्रोमोसोम वाली सेल अगर 46 वाली ही डिवाइड हो जाती, 46 वाली डिवाइड हो जाती माइटोसिस से ही कि अगर केवल डिवाइड हो जाती, तो क्या होता दोस्तों, देखिए ये जो सेल है ये मान लो किसी मेल की 46 क्रोमोसोम वाली सेल है और ये किसी फीमेल की 46 क्रोमोसोम वाली सेल है। जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, 40 40 80 मतलब 90 और 92 क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि ऐसे धीरे धीरे करके क्या होता कि सेल के अंदर फिर जेनेटिक मटेरियल ही बचता, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इससे इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है, इसका ये उपाय है कि मियोटिक डिवीजन किया जाए। कौन सी सेल्स के अंदर, जो जर्म सेल है उनके अंदर मियोटिक डिवीजन किया जाए। मतलब इनको हम ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कर देते हैं दोस्तों। और जब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये मान लो कि ये किसी मेल की सेल हो गई और ये 23 क्रोमोसोम वाली किसी फीमेल की सेल हो गई, ये जब फिजन होगा तो यहाँ पर वापस से 46 क्रोमोसोम वाला मतलब एक डिप्लॉइड जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसी कारण से जो जर्म सेल होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जर्म सेल है, उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग स्पर्म सेल। क्या कह रहे हैं कि जो मेल जर्म सेल है ये क्या करेगी, ये मियोटिक डिवीजन करेगी। मियोटिक डिवीजन हम अच्छे से समझ चुके हैं। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे दोस्तों, हाफ होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे और उससे क्या बनाएगी, स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। स्पर्म सेल का जो है फॉर्मेशन करेगी। वाइल द सर्टोली सेल, देखिए दोनों के फंक्शन ध्यान रखेंगे, ये हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। वाइल द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। देखिए जर्म सेल क्या फंक्शन, जर्म सेल स्पर्म फॉर्मेशन, जर्म सेल क्या करेगी, स्पर्म फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अगर इसके बाद हम सर्टोली सेल्स की बात करें तो सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल। मतलब सर्टोली सेल क्या कर रही है, जो जर्म सेल है जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। क्योंकि हमें मालूम है कि ये दोनों सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रही है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल जो है स्पर्म बनाने का काम करेगी और सर्टोली सेल उसको स्पर्म बनाने में हेल्प करेगी, एक्चुअली न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो इसके बाद हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसके आगे हमें दिख रहा है द मेल जर्म सेल्स अंडरगो, ये तो देख चुके हैं सॉरी। इसके बाद देखें द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। यहां पर ध्यान रखेंगे, देखिए जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, हमने बोला कि हर एक जो हमारा टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस के अंदर क्या होगा, लगभग 250 हमको कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं और उन कंपार्टमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, उन कंपार्टमेंट में हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे हमने बोला कि हर कंपार्टमेंट में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इनके बीच में जो खाली स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस जो है कहेंगे। खाली स्पेस को क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। द कंटेनिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये जो खाली स्पेस है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होगी। भाई ब्लड वेसल्स की जरूरत क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन तो देना है, तो जो न्यूट्रिएंट है वो किससे जाएंगे, वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होंगे। यहाँ पर कुछ ब्लड सेल्स होगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स होगी जिनका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। तो लेडिक सेल कहाँ पाई जा रही, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के गैप में, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आसपास का जो बाहर का स्पेस है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं, उसके अंदर लेडिक सेल पाई जा रही है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लेडिक सेल पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो हमें क्या दिख रहा है, लेडिक सेल सिंथेसाइजेस। अब देखिए एक्चुअली हमने इसको क्यों पढ़ा, ये जो सेल्स है इसके पीछे भी कोई रीजन होगा हमें पढ़ने का। तो क्या होगा कि जो लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स अ टेस्टिकुलर हार्मोन लाइक एंड्रोजन, इज कॉल्ड एंड्रोजन।
इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है इसका कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन हो जाता है एंड्रोजन हार्मोन मेल के अंदर, उसको सिक्रीट करने का काम कौन करेगी दोस्तों? लेडिक सेल करेगी। तो यहां से हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो एंड्रोजन है उसको सिक्रीट करने का काम किसने किया दोस्तों? लेडिक सेल ने किया। लेडिक सेल कहां पर पाई जा रही है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड द टेस्टिस, वेजा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसेस। अब जरा इसके लिए हम वापस से हमारे डायग्राम पे आएंगे। कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है, सारे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम जो है हमारे डायग्राम्स की तरफ वापस आते हैं। हमने क्या क्या देखा दोस्तों? सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो हो जाता है, ये रीजन हमारा क्या हो जाता है? ये जो रीजन है इसको हम टेस्टिस, क्या है? टेस्टिस से लगा हुआ क्या देखने को मिल रहा है? मैं हल्का सा इसको जूम कर देता हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको ये ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये जो रीजन है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम स्पर्म कह रहे हैं, सॉरी इसको हम टेस्टिस कह रहे हैं। और ये जो टेस्टिस है इससे क्या लगी हुई है? हम ध्यान रखेंगे एपिडिडाइमिस लगी हुई है। टेस्टिस से डायरेक्ट लगी हुई है क्या? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के आगे अगर हम चले, ये देखिए टेस्टिस, टेस्टिस से क्या लगा हुआ है? सॉरी यहाँ पर वेजा एफरेंसिया लगी है। अब एफरेंसिया पहले, डिफरेंसेस बाद में। वेजा एफरेंसिया पहले, टेस्टिस से वेजा एफरेंसिया लगी हुई है। हमको खाली इनकी पोजीशन बताना है, आंसर के अंदर हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल इनकी क्या बताना है? पोजीशन बताना है। मतलब टेस्टिस, टेस्टिस से लगी हुई है वेजा एफरेंसिया, वेजा एफरेंसिया के बाद लगी हुई है क्या? एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस आगे चल के जुड़ रही है किससे? वास डिफरेंसेस से। और ये वास डिफरेंसेस जा रही है कहाँ पर? ये वास डिफरेंसेस जाके जो है हमारा यूरेटर है उससे जुड़ेगी, सॉरी यूरेथ्रा से जो है जाके जुड़ेगी। तो जरा हम इसके थोड़ा सा थ्योरी की तरफ जाते हैं। थ्योरी में क्या बोल रहे हैं? क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस ओपन, वेजा एफरेंसिया। हाँ ये सारी चीजें देख ली थी हमने। देख लिया टेस्टिस, देख लिया वेजा एफरेंसिया, देख ली टेस्टिस से लगी, एपिडिडाइमिस देख ली और वास डिफरेंसेस देख ली। सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से लगी हुई वेजा एफरेंसिया, वेजा एफरेंसिया से लगा हुआ क्या? एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से लगी हुई वास डिफरेंसेस। इन सभी के जो है हम नाम याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आगे बढ़ते हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वेजा एफरेंसिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज दोस्तों, हमने बात की कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कहां पर हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बन रहा है वो सबसे पहले कहां आएगा? सबसे पहले वेजा एफरेंसिया में। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? वेजा एफरेंसिया में आएंगे। एक बार थ्योरी से देखते हैं, इसके बाद हम इसको डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले कहां आया? वेजा एफरेंसिया में आया। किसके थ्रू आया? रेड टेस्टिस के थ्रू आया। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कहां पर ओपन हुई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वेजा एफरेंसिया के अंदर। इसके बाद द वेजा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। मतलब जो वेजा एफरेंसिया है ये फिर इसके आगे किससे जुड़ रही है? मैंने बताया था आपको कि ये जो वेजा एफरेंसिया है ये एपिडिडाइमिस से जाती है। इसके बाद द एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंसेस। मतलब ये जो एपिडिडाइमिस है ये कहां जा रही है? तो ये वास डिफरेंसेस की तरफ जो है जा रही है। इसके बाद देखेंगे, अब देखिए थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट भी करेंगे कि एग्जाम के बेसिस से हम इसको किस तरीके से शॉर्ट करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट का मतलब कि भाई एसी डक्ट। सबसे पहली बात तो करें हमारी बॉडी में डक्ट की या कैविटी की। तो डक्ट मतलब ऐसा स्पेस जहां पर कोई चीज स्टोर हो रही है, कोई खाली स्पेस है जहां पर कोई चीज स्टोर हो रही है, तो उसको हम डक्ट या कैविटी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है कि इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। मतलब सीधी सीधी बात है कि अब क्या होगा कि ये जो स्पर्म है जो वास डिफरेंसेस से आया है ये कहाँ जाएगा? एजुकुलेटरी डक्ट में जाके खाता होगा। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब क्या कर रही है ये जो डक्ट है, क्या ये जो हमारी डक्ट हो गई इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट के क्या फंक्शन हो गए? ये सबसे पहले क्या करेगी? मैंने आपसे बोला कि जितनी भी हमारी बॉडी में डक्ट या कैविटी होगी ये किसी चीज को स्टोर करने का काम करेगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया इनने क्या किया? स्पर्म को स्टोर किया और ट्रांसपोर्ट किया कहाँ? टेस्टिस से जो स्पर्म आया हुआ है इसको आउटसाइड
थ्रू द यूरेथ्रा। बॉडी से आउटसाइड जो है इसको रिलीज करने का काम करेगा, किसकी मदद से? यूरेथ्रा की मदद से। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अब ध्यान रख, अब क्योंकि हमें पता है कि जो है दो फंक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन हो जाता है, ये किसको इकट्ठा कर रहा है? यूरिन को इकट्ठा कर रहा है। वहीं जो हम बात कर रहे हैं जो हमारी इजिकुलेटरी डक्ट है, ये क्या कर रही है? इसको हमको स्टोर करने का काम कर रही है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर रहा है। दोनों के पाथवे एक ही है, मतलब एक ही पाथवे से रिलीज होंगे क्या? यूरिन और स्पर्म दोनों। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, स्पर्म और यूरिन दोनों के रिलीज होने का जो पाथवे है वो एक ही होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से बन रहा है? यूरेथ्रा लगा हुआ है किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। मतलब क्या होगा? इसकी लास्ट ओपनिंग क्या होगी? एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। मतलब इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग का नाम क्या होगा? यूरेथ्रल मीटस, जहां से जो है स्पर्म हो चाहे यूरिन हो, ये रिलीज होंगे। चलिए आगे बात करें तो द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब पेनिस क्या है? मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो जाता है। जेनिटल वर्ड जो है इसका ध्यान रखेंगे, जब हम जितने भी हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी बात करते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेनिटल ऑर्गन्स या जेनिटेलिया। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बॉडी से बाहर की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें, पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन इज कॉल्ड। मतलब आउटर स्किन को क्या कह रहे हैं? फॉर स्किन कह रहे हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड। अब इसके बाद कुछ दिया हुआ है कि इसके अंदर जो एसेसरी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल हो जाता है, प्रोस्टेट हो जाता है, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड हो जाता है। ये कुछ ग्लैंड्स होती है। इनके काम क्या होते हैं? इनके काम होते हैं कुछ सिक्रेशन करना, मतलब कुछ ऐसे जिसको हम कुछ म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट करती है, और जिसके अंदर क्या होता है? हाई अमाउंट में कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा और कुछ एंजाइम होंगे। अब ये क्या करता है? ये ल्यूब्रिकेशन करता है किसका? ये हमारे जो पेनिस है, पेनिस का ल्यूब्रिकेशन भी करेगा। साथ में कुछ जो ग्लैंड्स है वो स्पर्म के साथ एक्चुअली क्या होता है कि एक तो हो जाता है स्पर्म, उसके बाद एक हो जाता है सेमेन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? स्पर्म के अंदर केवल जर्म सेल है, मतलब स्पर्म क्या है? स्पर्म ओनली जर्म सेल। लेकिन इन जर्म सेल के साथ कुछ म्यूकस सब्सटेंस को मिला दिया जाए तो ये बनता है सेमेन। स्पर्म में सेमेन में ये डिफरेंस है कि ये जो स्पर्म है, ये कुछ सेल्स है, इनके अंदर अगर हम कुछ म्यूकस सब्सटेंस को मिला दें और ये मिलाने का काम कुछ ग्लैंड्स करेगी, और ये इसको मिलाने के बाद क्या बनाएगी? इसको ये कंप्लीट जाके सेमेन को का फॉर्मेशन करेगी। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जरा एक बार फटाफट डायग्राम से समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्जाम के लिए आपको कितना लिखना है। भाई इतना तो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते, इतना तो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। तो अब मैं आपको बता दूंगा कि हम एग्जाम के लिए जो है कितना लिखें। सबसे पहले हम एक बार फिर से डायग्राम से फटाफट समझ लेते हैं, क्विक रिवीजन एक बार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ, पूरा जो कंप्लीट हम स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखते हैं, देखिए हमने सबसे पहले देखा कि एक पेयर ऑफ टेस्टिस होगा। क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होगा? टेस्टिस के अंदर ही जो है स्पर्म का फॉर्मेशन जो है होगा। तो इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले? फिर इसके बाद हमने देखा कि एक पेयर ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस एक पाउच से कवर है, मतलब एक एक्चुअली एक कुछ स्किन से कवर है, पाउच लाइक स्किन से, और उस स्किन का नाम क्या हो रहा है? उसका नाम हम स्क्रोटम कह रहे हैं, उस पाउच का नाम स्क्रोटम कह रहे हैं। क्या फंक्शन है स्क्रोटम के? स्क्रोटम के फंक्शन हो जाते हैं कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो टेस्टिस है इसका जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज कर देता है या कम कर देता है। तो स्क्रोटम का फंक्शन हमको समझ में आ गया। स्क्रोटम के बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे आए थे, तो हर एक टेस्टिस के अंदर हमने देखा था, हमने जैसे एनसीईआरटी की टर्म में हमने देखा था कि 250 कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट में लगभग 1 से लेकर 3 जो है सेमिफेरस, हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिफेरस ट्यूब्यूल मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड इस टाइप की ट्यूब्स है। और इन ट्यूब्स के अंदर क्या होगा? इन ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन होगा 2 टाइप की सेल का। एक हमने देखा था स्पर्मेटोगोनिया है, जिसे हम जर्म सेल कह रहे हैं, और दूसरी सेल हमने देखा था जिसका नाम था सर्टोली सेल। जर्म सेल नाम से समझ में आ रहा है, या स्पर्मेटोगोनिया जो आगे चल के स्पर्म बनाएगा। और सेकेंड वन अगर हम बात करें सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल भी इसी के अंदर है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर।
क्या कर रही है, ये स्पर्म को बनाने में हेल्प कर रही है। ये सारी चीजें देखी थी। फिर कुछ स्ट्रक्चर पे आ गए थे हम कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फटाफट देखेंगे। इसके बाद स्पर्म यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बनने के बाद बाहर का जो स्पेस है, बाहर की स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ तो ब्लड वेसल्स लगी हुई है और कुछ सेल्स इसके अंदर अरेंज है, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल या जिसे हम लेडिक सेल कहते हैं। लेडिक सेल को हमने क्यों पढ़ा था कि लेडिक सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि ये जो लेडिक सेल है ये कुछ हार्मोन, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम होगा क्या, एंड्रोजन, मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन करेगा जिसका नाम होगा एंड्रोजन। कौन करेगा, लेडिक सेल करेगी। ये सारी चीजें देख ली थी। इसके बाद सीधे सीधे हम स्ट्रक्चर पे आते हैं कि ये जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस से लगा हुआ है क्या, वेजा एफरेंसिया, ये दिख रहा है वेजा एफरेंसिया, ठीक है, वेजा एफरेंसिया लगा है। वेजा एफरेंसिया के बाद क्या लगा हुआ है, एपिडिडाइमिस लगी है। एपिडिडाइमिस के बाद क्या लगा है, वास डिफरेंसेस लगी है। और ये वास डिफरेंसेस से क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है ये आके कुछ एसेसरी डक्ट के अंदर इकट्ठा हो रहा है। एसेसरी डक्ट में इकट्ठा होने के बाद जो है स्पर्म इससे यूरेथ्रा के थ्रू जो है रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा का एक काम तो हो गया स्पर्म को रिलीज करना, और यूरेथ्रा की का दूसरा काम हो जाता है, यूरेथ्रा जुड़ा हुआ होता है किससे, यूरेटर से। यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरेटर से जुड़ा हुआ है और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरेटर से जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों चीजें, इसकी बात करें हम यूरेथ्रा की, यूरेथ्रा जुड़ा हुआ किससे, यूरेटर से। यूरेटर जुड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से। ब्लैडर का काम क्या, यूरिन को इकट्ठा करना। तो हमने एक चीज देख ली कि यूरेथ्रा के दोनों फंक्शन होगा। यूरेथ्रा जो है क्या करेगा, एक तो यूरिन का सिक्रीशन करेगा और सीमेन का सिक्रीशन भी जो है करेगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे। तो इसमें हमको लिखना क्या क्या है, इस पे जाते हैं जरा फटाफट। तो देखिए सबसे पहले तो हमको देखना है पहला वाला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट जो हमने इसके अंदर ऐड किया है क्या है कि इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये वाला पॉइंट हमको लिखना है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग द एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये वाला पॉइंट बिल्कुल लिखना है। इसके बाद हमको लिखना है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। ये दो पॉइंट हमको लिखना है। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट हम स्किप कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम अगर आंसर हमारा ज्यादा हो रहा है तो इस पॉइंट को हम स्किप जो है कर सकते हैं, क्योंकि हमसे स्ट्रक्चर पूछा है, यहाँ पर हमको फंक्शन नहीं पूछा है। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये वाला पॉइंट हम जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर, ठीक है, लोब्यूल्स। ये वाला पॉइंट तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ईच लोब्यूल्स कंटेन द 3 हाईली कॉइल्ड, ये भी लिखना पड़ेगा हमको। ईच टेस्टिकल इज अबाउट 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, इसको हम लिख देंगे। इसके बाद देखें तो ईच लोब्यूल कंटेन्स हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो जाता है विच स्पर्म प्रोड्यूस, ये वाला लिखना है। इसके बाद जो है अब ये वाला पॉइंट हम स्ट्रक्चर में स्किप कर सकते हैं। ये हमारे हमको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम सीधे सीधे आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी जो है हम स्किप कर सकते हैं। कौन सा, मेयोटिक डिवीजन वाला। इसके बाद हम देखें ये वाला पॉइंट हमको, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, कि जो रीजन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, स्मॉल वेसल्स होगी और कुछ इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल होगी। तो लेडिक सेल्स का काम क्या होगा, लेडिक सेल सिंथेसाइज और सेक्रीट अ टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड टेस्टिस, वेजा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसेस। इनकी बात कर लेंगे। ये वाला पॉइंट हमको लिखना है। तो यहाँ पर आकर हम इस आंसर को खत्म कर सकते हैं। अगर हमको बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है तो हम यहाँ पर आकर खत्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद फीमेल, इस चैप्टर के अंदर हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमको जो है स्पर्मेटोजेनेसिस देखना है, oogenesis देखना है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहेंगे, ये देखना है। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन देखना है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमको इसके अंदर देखना होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कोशिश है हमारी कि आपका जो एग्ज़ाम से पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करें। समय थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर पॉइंट्स को कवर करें।